यह वीडियो क्लास 10 के अर्थशास्त्र का है और इसमें हम बताने वाले हैं अध्याय 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, राज्य की वित्तीय संस्थान को दो भागों गैर संस्थागत और संस्थागत में बांटा जाता है। गैर संस्थागत के अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी तथा रिश्तेदार एवं अन्य का शामिल किया जाता है। संस्थागत के अंतर्गत सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड एवं अन्य को शामिल किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, किसानों को खाद, बीज व सिंचाई की व्यवस्था, कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल व कृषि में नई तकनीक के प्रयोग हेतु साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त बाढ़, सूखा, भूकंप आदि जैसे प्राकृतिक आपदा के बाद साख एवं ऋण की आवश्यकता होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? संक्षिप्त विवरण करें। उत्तर, व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। पहला, अस्थायी जमा। अस्थायी जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि जैसे 4 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी जमा किया जाता है। इस अवधि जमा राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज भी देते हैं। दूसरा, चालू जमा। चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छानुसार रुपया जमा कर सकता है अथवा निकाल सकता है। तीसरा, संचयी जमा। इस प्रकार के जमा में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है। अब है 4, आवर्ती जमा। इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतया अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा करने के रूप में एक निश्चित अवधि 60 माह या 72 माह के लिए ऋण के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित राशि भी देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। अब है स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? उत्तर, स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांव का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई? संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, 1904 में सहकारिता साख समिति विधान पारित होने के बाद भारत में सहकारिता की शुरुआत हुई।
इस क्षेत्र में सुधार हेतु 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। इस नए अधिनियम में ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने की व्यवस्था की गई। 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत एक कृषि शाख विभाग का संगठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। उत्तर, छोटे पैमाने पर गरीब ज़रूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। संख्या पहला है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णन करें। उत्तर, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला, भारतीय मुद्रा बाजार, ऐसी मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। संगठित क्षेत्रों में वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर, जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल की जाती है। अब है दूसरा, भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है, भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। भारतीय पूंजी बाजार, तो इसमें आ जाएगा प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। आप देखो, प्रतिभूति बाजार जो है इसके दो भाग हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के निम्नलिखित कार्य है। पहला, सहकारी बैंक, इनके माध्यम से किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है। दूसरा, प्राथमिक सहकारी समितियां, इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, भूमि विकास बैंक, राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। यह किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में स्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। 4 है, व्यावसायिक बैंक, देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 के बाद में उनका राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे। यद्यपि बिहार जैसे राज्य में व्यावसायिक बैंक के द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन यह संतोषजनक नहीं है। अब है 5, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 में स्थापित किए गए। अब है 6 नंबर, है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए
सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है, जो बाद में किसानों को यह सुविधा प्रदान करते हैं। बिहार राज्यों में नाबार्ड ने 1998 से 99 से 2000 से 2001 के बीच कुल 539.27 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त सहायता प्रदान किया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। उत्तर, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, जमा राशि को स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक का सर्वाधिक महत्व कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। बैंक जमा राशि के आधार पर कर्ज देकर लाभ कमाते हैं। दूसरा, ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है, उसमें से एक निश्चित राशि नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं तथा उचित जमानत की मांग करते हैं। व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं: अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, नकद साख, अधिविकर्ष, विनिमय बिलों का भुगतान, ऋण एवं अग्रिम। तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी संपन्न करते हैं, जिन्हें सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है, जैसे यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, लॉकर की सुविधा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा, व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण आदि। 4 है एजेंसी संबंधी कार्य। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा करते हैं। इसके अंतर्गत चेक, बिल व ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज, ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, प्रतिभूति का क्रय विक्रय तथा ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि क्रियाएं करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सहकारिता के मूल तत्व क्या है? राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। उत्तर, सहकारिता के मुख्यतः 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। एक तो यह है कि यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं। दूसरा, इसका प्रबंध व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। इसके सदस्यों के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तीसरा, इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल रहते हैं। यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक पहल से भी सदस्यों के हित लाभ के लिए कार्य करता है। अब है राज्य के विकास में भूमिका। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। राज्य के बंटवारे के बाद बिहार एक संसाधन विहीन राज्य बन गया। यहाँ के लोगों के जीविका का महत्वपूर्ण स्रोत कृषि है, जिस पर बिहार की कुल जनसंख्या का 80% आबादी निर्भर करता है। यहाँ की खेती भी मानसून पर आधारित है। सामान्यतः खेती में निवेश एक जुआ के समान है। बिहार में खासकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती निर्माण, बीड़ी निर्माण, जूता निर्माण, ईंट निर्माण इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। इस सहकारी बैंक से रोजगार को बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफ़ी हद तक किया जा रहा है। जहाँ भी इस तरह के रोजगार चलाई जा रही है, वहाँ के जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है, वर्णन करें।
उत्तर, स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपया से लेकर 100 रुपया या अधिक हो सकते हैं। यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकारों द्वारा लेने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम से दिया जाता है और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरणार्थ, सदस्यों के लिए छोटे छोटे कर्ज बीज, खाद, बांस, घर बनाने, सिलाई मशीन, पशु इत्यादि खरीदने के लिए दिया जाता है। ऋण लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। इसी कारण बैंक निर्धन लोगों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणदार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त यह समूह गांव, कस्बा और जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है। अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे अध्याय 5 रोजगार एवं सेवाएं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।